हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9th की आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो को चालू करने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब देर ना करते हुए फटाफट हम हमारे मैथ्स के पेपर को सॉल्व करते हैं, जो कि कक्षा 9th का पेपर है। तो आइए देखते हैं सवाल किस प्रकार से सॉल्व होंगे, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा में आएंगे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए तो पहला हमारा होगा एक पद वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। संख्या √7 एक है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं y अक्ष का समीकरण। y अक्ष पे x 0 होता है तो y अक्ष का समीकरण होगा x = 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगला प्रश्न है हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो सभी को पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य और असत्य को देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। दो चरों वाले प्रत्येक रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है, जैसे पूरा है उसका भाग ये कर दिया, तो पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है क्या? नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। आगे चलते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रत्येक अपरिमेय संख्या। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। तो यहाँ बोला कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य है। सत्य है। बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात लिखिए। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। क्षैतिज रेखा x अक्ष को और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य कहा जाता है, ये सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, और x अक्ष को भुज भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि भी कहते हैं। बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है, तो x² के साथ क्या लिखा है? x² के साथ 1 लिखा है, तो इसका गुणांक क्या होगा? 1। समीकरण ax + by + c का आलेख कैसा होगा? तो अभी हमने ऊपर देखा का आलेख कैसा होता है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, देखना यहाँ देखा था। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। तो एक इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सरल रेखा। क्या आ जाएगा? सरल रेखा। आगे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न आएगा चौथा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज। पहला प्रश्न क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं? तो वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप a + b + c/2 होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है ना। आगे देखते हैं हम, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाएंगे तो क्या मिलेगा? घनाभ का आयतन होगा L × B × H। प्रायिकता का योगफल, अब प्रायिकता का योगफल 0 और 1 के बीच में होगा। क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। एक ही अंक की पुनरावृत्ति क्या कहलाएगी? आवृत्ति बारंबारता कहलाएगी। घटना के घटने की प्रायिकता, यदि कोई घटना घट रही है और घटने की प्रायिकता 1 होगी, घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाएगा? वो बहुलक कहलाएगा। इस तरह से हमने सही जोड़ी को भी सॉल्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारे यहाँ से प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है 10/3 या 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 या 3.3333 ऐसा आंसर आता जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? खत्म ही नहीं होगा कभी, तो ये अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, है ना। अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आगे देखते हैं
सरल कीजिए 64 की पावर 1/2, तो 64 की पावर 1/2 बहुत सरल है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेके देंगे 8 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगला ले देखते हैं, निम्नलिखित की परिभाषा लिखी है। तो भुज, भुज की परिभाषा जो एक्स अक्ष पर लिखा रहता है वो भुज होता है। तो एक्स अक्ष के गुणांक को या कोफिशिएंट को या एक्स अक्ष पर दर्शाए गए किसी बिंदु को भुज कहेंगे और वाई अक्ष पर दर्शाए गए बिंदु को कोटि कहेंगे। या एक्स अक्ष का जो मान होता है वो भुज कहलाता है और वाई अक्ष का जो मान होता है वो कोटि कहलाता है। इस तरह से एक्स अक्ष और भुज और कोटि के बारे में हमने जाना है। अगला देखते हैं, चतुर्थांश को समझाइए। चतुर्थांश ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, कोऑर्डिनेट जो चतुर्थांश ये होता है, जो क्वाड होता है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला, ये एक्स अक्ष वाला, ये वाई अक्ष वाला। तो चतुर्थांश को, जिसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश मतलब कार्तीय तल पर बने चतुर्थांश को हम, ये चतुर्थांश को चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें प्रथम चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। आगे हम देखते हैं कि क्या है, त्रिभुज एबीसी में ई मध्य का एडी का मध्य बिंदु है। तो ये प्रमेय है जो हमने पहले सॉल्व करी है। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये प्रमेय बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका चित्र यदि देखा जाए तो इस तरह से बन जाएगा। ए बी सी, ई मध्य का एडी का मध्य बिंदु है, ये एडी है, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है और ई एडी का मध्य बिंदु है। ई को हम बी से मिला देंगे और ई को हम सी से मिला देंगे। इस प्रकार चित्र बनाकर इसको सॉल्व कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है, विभाजित करती है। तो बिल्कुल सही है। दर्शाइए, एक त्रिभुज बनाया, उसकी एक मध्यिका यहाँ डाली, तो ये मध्यिका इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे, आराम से बिल्कुल हो जाएगा ये सब प्रमेय भी। अगला देखते हैं, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई एच कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है और आधार की त्रिज्या 7 है। तो आराम से हम ऊंचाई से, जैसे ये शंकु बनाया, शंकु की ऊंचाई दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो रेडियस तो ये 7 और ऊंचाई है 10, तो इससे तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ हम ज्ञात कर लेंगे। आगे देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला लगा लेंगे, आर की वैल्यू 7 रख के आंसर निकाल सकते हैं। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई ये दी गई, तो इनका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो फार्मूला क्या लगेगा, n+1/2 पद का मान। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है, यहाँ बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करना है तो जो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई वो बहुलक। तो यहाँ 14 ज़्यादा बार दिख रहा है, तो इसका बहुलक क्या कहलाएगा, 14। अब यहाँ हर का परिमीकरण कीजिए। ये आंसर बिल्कुल सवाल सरल है, हर का परिमीकरण करना हमको आता है। नीचे हर है 2 + √3, तो इसको ऐसा लिख देंगे 2 - √3 / 2 - √3। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। ऐसा कैसा, ये 1/7 + 3√2, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हर का परिमीकरण। के का मान निकालना है, बिल्कुल इजी सवाल है। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 1 दे रखी है, तो 2 और 1 रखेंगे तो इसका आंसर के की वैल्यू हो जाएगी 7। बिल्कुल इजी सवाल है, आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो 4 अलग अलग हल कैसे ज्ञात करेंगे कि एक बार x = 0 रखेंगे या 1 कुछ भी मान लो, जैसे 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, तो y की कुछ अलग अलग मान मिलेंगे। तो इस तरह से 4 हल निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, जो समांतर होती है, वो आप प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है ना। आगे देखते हैं कि परिभाषा लिखिए, पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है। और संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे क्या होता है, x + y क्या होगा, x + y = 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा, x + y = 180। जो 180 वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संपूरक कोण, और जो 90 वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरक। आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चारों को x के रूप में मान लेंगे और चारों, जैसे 3x हो गया, 5x हो गया, सबको प्लस करके
और सबका योग चारों चतुर्भुज का कितना होगा 360, तो 360 कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल गए, फिर उसमें वैल्यू पुट करके हम इस तरह से चारों एंगल निकाल लेंगे। दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। बिल्कुल ईजी है। आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है समकोण, ये हम जानते ही हैं। आयत जैसे आयत बनाया तो इसका ये कोण समकोण, ये कोण समकोण, ये कोण समकोण, ये कोण समकोण, तो इसका हम विकर्ण डाल के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधे गुणा ना करके 105 और 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो 105 को हम क्या लिख देंगे 100 + 5, 100 + 5 और इसको लिख देंगे 100 + 6, ठीक है ना। और इसमें फार्मूला लगा के या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कर देंगे अब आराम से, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये a+a देखना 4a - 2b - 3 का स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, क्या मिलेगा इसका फार्मूला a + b + c का स्क्वायर, तो क्या मिलता है a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2bc + 2ca, इस तरह से फार्मूला यूज़ करके इसको हम कर देंगे। यहाँ a की वैल्यू 4a हो जाएगी, b की वैल्यू -2b और c की वैल्यू -3c हो जाएगी और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कार्तीय तल में बिंदु बताना है। कार्तीय तल में हमको ऐसा बना के ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये -x अक्ष, ये -y अक्ष बना के हम आराम से बता देंगे कौन सा बिंदु कहाँ पे है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं युग्मों को कार्तीय तल में वैसा का वैसा जैसा ऊपर बताया है वैसा का वैसा इसको भी इस टेबल को बता देंगे। x क्या है, क्या पॉइंट मिलेंगे, जैसे मिलेगा पहला -3 7, दूसरा मिलेगा 0 -3.5, इस तरह से अपने वैल्यू निकाल लेंगे और इनको कार्तीय तल में दिखा देंगे। अगला है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD, जो कि चित्र दिया गया है, बिल्कुल इजी है। दो यहाँ पे समरूप त्रिभुज बनेंगे और हम बता देंगे कि AB = AC है, तो बोल देंगे कि समबाहु त्रिभुज है। इस चित्र के माध्यम से ही हो जाएगा सारा सवाल, ठीक है। अगला देखते हैं, जो ये प्रमेय बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इनको ध्यान से देखते हुए चलना। सर्वांग समता की परिभाषा लिखिए और चित्र सहित उत्तर दीजिए। सर्वांग समता की परिभाषा देखें तो पहले अपन देखते हैं समरूप। समरूप क्या होगा, समरूप हो जाएगा कि वे आकृतियां जो आकार में समान हो परंतु माप समान न हो, समरूप कहलाते हैं। समरूपता के इस गुण को ही सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होगी कि वे आकृतियां जो आकार में समान है और माप में भी समान हैं, तो वो वे आकृति वे क्या कहलाएगी, समरूपता कहलाएगी। और समरूपता की चित्र ऐसे बना देंगे हम कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये त्रिभुज ABC हो जाएगा, ये त्रिभुज PQR हो जाएगा और ये सब क्या है, आप इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, तो ये समरूपता के गुणधर्म हो जाएंगे। और समरूपता के जो गुणधर्म रखते हैं, समरूप जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप होने के साथ साथ वो क्या कहलाएंगे, समरूपता को भी स्पष्ट कर देंगे। और देखें तो ऐसा बोल भी सकते हैं कि वे आकृतियां जो आकार में समान हैं और माप में भी समान है, विस्तार में भी समान है, परिमाण में भी समान है, तो वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। और समरूपता के इस गुणधर्म को ही समरूपता के इस गुणधर्म को ही सर्वांग समता कहते हैं। आगे देखें, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। बिल्कुल सही है। जैसे ये सर्कल बनाया, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करना, बिल्कुल ऐसे बना देंगे त्रिभुज और ये बिल्कुल वापस समरूप त्रिभुज बन जाएंगे और बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये कर सकते हैं प्रमेय। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृत्त की बराबर जीवाएं, जैसे एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इनको ऐसा खींच के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा चित्र बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए इसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना दी। तो समबाहु त्रिभुज की रचना करना है, कुछ नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ 60 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, इधर भी 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे और इसका हाफ करके एक चाप यहाँ काट देंगे, एक चाप यहाँ काट देंगे और इसको इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, 60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। कोणों की रचना करना है तो हमको आता है कोणों की रचना 75 डिग्री का, 105 डिग्री का, दोनों बनाना आता है आराम से बिल्कुल। अब देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, परिमाप 32 है। तो यहाँ हीरोन का सूत्र लग जाएगा, हीरोन के सूत्र से सब सॉल्व कर लेंगे। ए और बी के मान मिल जाएंगे, सी का मान निकाल के, और यही अपने को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात ये है, बिल्कुल ये भी परिमाप है, अपना हीरोन वाला फार्मूला लगा के इसको 3x और 5x
+7x करके परिमाप कितना दिया है 300 बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू वापस इसमें पुट करके तीनों भुजाएं आ जाएगी और तीनों भुजाओं से हम क्या निकाल लेंगे, हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी है और आधार का व्यास दिया है। यहाँ व्यास दिया है तो व्यास से रेडियस निकाल लेंगे, व्यास से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी 12 और ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई l दे रखी है 21। तो बस शंकु का वक्र पृष्ठ आता है पाई आर एल, यहाँ आर भी मालूम है एल भी मालूम है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और कितना दे रखा है 154, आराम से मिल जाएगा हमको यहाँ पे। तो रेडियस निकालना है, आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखेंगे x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x+1 जो दिया है, x+1 को क्या कर देंगे बराबर 0, तो x = -1, इसमें वैल्यू -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे x का मान आ जाएगा। आगे देखते हैं कि को x-1 से भाग दीजिए, x-1 से भाग देना है तो यहाँ भी क्या करेंगे x-1 बराबर 0 और x = 1 कर देंगे और 1 पर डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमको मालूम हो जाएगा कि क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है। और यदि भाग भी देना है तो हम ऐसे भी आराम से भाग दे सकते हैं, जो भी बहुपद लिखा है उसको x-1 से आराम से भाग दे सकते हैं। x + y का आलेख कीजिए, x + y बराबर 7 का आलेख कीजिए। तो हमको पता है, कैसे पता है कि हमको मालूम है कि x + y बराबर 7। एक टेबल बनाएंगे, एक ड्रा करेंगे, इसमें x लिखेंगे, y लिखेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, y की कुछ वैल्यू मिलेगी 7 मिलेगी, एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 7 मिलेगी और इसका जो आलेख है वो ड्रा करके दिखा देंगे। ठीक है ना। जिस किसी को भी समस्या आती हो तो हमसे कमेंट्स करके पूछ सकता है और संपर्क भी कर सकता है। ठीक है ना। आगे एक चर वाले समीकरण में 2x + 9 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो बिल्कुल देखना है, एक चर वाले समीकरण में सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में 2x + 9 बराबर 0 करके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x बराबर -9 और यह -9/2। तो एक ज्यामितीय निरूपण कर देंगे कि एक 9/2 कहाँ मिलेगी, 9/2 मतलब 4.5। ठीक है ना। इस तरह से इसको हम बता देंगे, संख्या रेखा पर निरूपण कर देंगे। आगे घनाभाकार पानी की टंकी है, टंकी का आयतन निकालना है, जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो टंकी का आयतन घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन L × B × H, इससे हम ये निकाल लेंगे और कितना लीटर पानी आएगा तो जो भी संख्या आएगी उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा कितने लीटर पानी आएगा। एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्र पृष्ठ जिसकी त्रिज्या कितनी है, अर्धगोला है, गोला कैसा है अर्धगोला है, अर्धगोले की रेडियस कितनी है 21। जिसे अर्धगोला बना है ये अर्धगोला, इसकी रेडियस कितनी 21, ये सेंटर हो गया इसका यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्या है, एक वक्र पृष्ठ निकालना है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। इन दोनों वैल्यू पुट करके आराम से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या है, एक आयत चित्र की सहायता से ये प्रश्न दिया गया है, आयत चित्र से बता देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है ऐसे, जैसे कैसे करेंगे देखना है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसा बना के थोड़ा सा डिस्टेंस करके और क्या है 300 से 400 जीवन काल घंटों में। जैसे मैं बताऊँ तुमको कि ये हमने ड्रा किया, ये देखना ये ड्रा किया, ये किया, अब इधर काल लिख देंगे जीवन काल, क्या लिख देंगे जीवन काल, यहाँ लिख देंगे लैंपों की संख्या। तो 300 से 400 में कितना लैंप जलेगा 14। तो जहाँ 300 400 हम ऐसा आयत बना देंगे। 400 से 500 में कितना लैंप जलेगा 56 लैंप जलेगा। तो पहले तो वैसे यहाँ अपन क्या करेंगे, टोटल सबसे बड़ी संख्या कितनी है देखना, कितनी है यहाँ 86 है, तो इसको डिस्टेंस कर लेंगे 10-10 के, इसमें 10-10 के इसमें डिस्टेंस बना के तो 10 20 30 40 50 ऐसे करके। तो हमारा पहला क्या है 300 से 400 के बीच में 14, तो यहाँ 10 था शुरू में। देखना एक बार और बता रहा हूँ, जैसे कि क्या है ये मैंने किया, ऐसा ड्रा किया, यहाँ 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ऐसा 300 400 500 600 700 800 900 कहाँ तक 1000 तक लिख देंगे। और इधर क्या है हमारा 10-10 सबसे बड़ी संख्या 86 है, तो 10-10 का अंतराल बना लेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हमारा 300 से 400 के बीच में कितना है 14, तो यहाँ बीच में होगा, तो मतलब यहाँ से चालू किया और यहाँ ख़त्म हो गया। फिर 400 से 500 के बीच में कितना है 56, तो यहाँ जाएंगे 56 पे, इसको और ऊपर ले जाएंगे ऐसा करके, जैसे 56 मान लो यहाँ है तो इसको ऐसा बना के ऐसा बना देंगे। इस तरह से हम आयत चित्र बना देंगे।
कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। अब 700 घंटे से अधिक हैं तो सबसे देखें 700 कहाँ हैं, 700 घंटे से अधिक मतलब यहाँ से यहाँ तक के हैं ये, तो 74 + 62 + 48 तीनों को जोड़ देंगे और तीनों का इसका जीवन काल निकाल देंगे। आगे देखते हैं, बिल्कुल यही है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इतने गोल किए उसने, कितने गोल किए, इतने गोल किए, तो इन गोलों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के जो 3 ज़्यादा बार आया है तो बहुलक तो हो जाएगा 3 और माध्य सभी को जोड़ के जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे तो माध्य मिल जाएगा। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है नोट करना पड़ेगा, 1000 बार, और उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। तो चित्त इतनी बार होता है 455 बार और पट्ट कितनी बार होता है 545 बार। तो हमको क्या निकालना है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता विकलित कीजिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता मतलब चित्तानिक प्रायिकता क्या होगी, चित्तानिक प्रायिकता होगी 455/1000 और पट्टानिक प्रायिकता क्या होगी 545/1000। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि कोई सवाल आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।